दोस्तों, जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और बच्चों, जैसा कि मैंने कल मैसेज छोड़ा था कि कल वीडियो बन गई थी, सब हो गया था, परंतु मेरी हार्ड डिस्क खराब हो गई है। तो मेरा तो सारा डेटा फंस चुका है एक्चुअली देखा जाए तो उसमें। तो अभी ऐसा है कि ये वाली जो वीडियो है ऑन द टूम्स इन्वेस्टमेंट्स ट्रैप है, ये मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। अभी अपन पहले सबसे पहले देखते हैं फ्रांसिस बेमोंट की पोएम है ये अपने सिलेबस में फर्स्ट ईयर के। फ्रांसिस बेमोंट। तो फ्रांसिस बेमोंट 1584 में पैदा हुए एंड 1616 में इनकी डेथ हो गई। तो ये किससे थे? एलिजाबेथन एज के थे। किसके थे? एलिजाबेथन एज के। ठीक है, ये बेसिकली कौन थे? ये एक अंग्रेज राइटर थे, इंग्लिश राइटर, इंग्लैंड के थे, है ना। इंग्लैंड के थे, प्लस ये ड्रामेटिस्ट थे। क्या थे? ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट का मतलब है वो नाटक लिखा करते थे, प्ले लिखा करते थे। ये कोई पोएट नहीं थे स्पेसिफिकली, ये ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट राइटर थे। और इन्होंने अपने ज्यादातर जो प्ले लिखे हैं ना, वो कोलैबोरेशन में लिखे हैं, मतलब साथ में मिलके। किसके साथ में मिलके? फ्लेचर के। किसके? फ्लेचर। तो ब्योमंट एंड फ्लेचर के नाम से प्लेज आया करते थे, उस वक्त आते थे। ठीक है, कई सारे प्लेज निकले, जैसे द नाइट ऑफ द बर्निंग पेसल हो गया, और भी कई सारे थे, है ना। तो फिलहाल वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम हमारे सब्जेक्ट में, मतलब हमारे सिलेबस में एक्चुअल में क्या है, पोइट्री है इनकी, जिसके लिए इतने जाने नहीं जाते हैं। तो हम पोइट्री पर ही फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रांसिस बेमोंट का मतलब बेसिक एक तरह से आपको इंट्रोडक्शन था कि आपको पता होना चाहिए कौन थे, इंग्लैंड के थे, 1584 से 1616 में डेथ हो गई। मतलब ये इनका लाइफ स्पेन था। एलिजाबेथन एज के थे, ड्रामेटिस्ट थे मेनली तो, और फ्लेचर के साथ तो अपने एसेज, मतलब सॉरी वो प्लेज लिखा करते थे। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं कि अब ये जो पोएम है अपनी, ये ऑन द टूम्स इन द वेस्टमिंस्टर पे। अब ये पोएम जो है ना, वो एलिजाबेथन एज की है। तो एक बहुत ही, बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट थीम को ये रिफ्लेक्ट करती है। वो इम्पोर्टेंट थीम है म्यूटेबिलिटी ऑफ टाइम। म्यूटेबिलिटी ऑफ टाइम। म्यूटेबिलिटी ऑफ टाइम का मतलब होता है, म्यूटेबिलिटी मतलब जो बदल सके, चेंज होना, यानी टाइम का बदलाव। यानी कि किस तरीके से जो टाइम है ना, वो बदलता रहता है। और कभी कोई राजा था तो कभी कोई रंक बन जाता है। कहने का मतलब टाइम सब कुछ बदलता है अपने साथ में। वो किसी को मतलब बोलते हैं ना, अर्श से फर्श पे ले जाता है, फर्श से अर्श पे ले जाता है, उस तरीके से। तो म्यूटेबिलिटी ऑफ टाइम की थीम एलिजाबेथ एज में बहुत ही स्ट्रांग थी कि टाइम से हमेशा डरते थे लोग कि टाइम हाथ से निकल गया तो जाने क्या हो जाएगा। इसलिए टाइम पर पोएम लिखी जाती थी कि टाइम का बदलाव, टाइम का जो डर है ना, उस पर पोएम खूब लिखी जाती थी। एक्चुअल में ये जो पोएम है ना, ये भी म्यूटेबिलिटी ऑफ टाइम के ऊपर ही है। किस तरह से टाइम बदल जाता था, क्या से क्या हो जाता है, उसके ऊपर ही है। ठीक है, तो अब हम पोएम पे आते हैं। पर हाँ, पोएम पाने से पहले एक चीज और, टाइटल। पोएम का टाइटल है ऑन द टूम्स इन वेस्ट मिंस्टर एबे। अच्छा, टूम्स यानी क्या होता है? टूम्स यानी होती है कब्र। ठीक है, वेस्ट मिंस्टर एबे, तो ये एबे क्या है? एबे होता है चर्च, एक ऐसा चर्च जिसमें चर्च के अलावा चर्च के जो पादरी नन्स वगैरह जो भी होते हैं ना, उनको रहने के लिए जगह भी होती है, यानी मॉनेस्ट्री। यानी चर्च के अलावा क्या है, मॉनेस्ट्री भी है इसमें। तो मॉनेस्ट्री होने की वजह से इसको फिर एबे बोल देते हैं, मतलब कंबाइंड चर्च प्लस मॉनेस्ट्री मिला के एबे कहलाता है। ठीक है, और वेस्टमिंस्टर जगह है इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड का ये बहुत ही फेमस चर्च रहा है, ये कोई 1000 साल पुराना चर्च है ये। और कहते हैं कि उस समय से, इतने साल पुराने से, मतलब बहुत ही राजा की, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो इंग्लैंड के जो राजा वगैरह, महाराजा, उनके ग्रेट पर्सनैलिटीज, इन सब की मतलब कब्रें यहाँ पर दफन है, एक तरीके से ऐसा मान सकते हो आप। और आज के जमाने में तो यहाँ पर शाही शादियां वगैरह भी होती है। ठीक है, तो बहुत ही पॉपुलर जगह है, बहुत ही पॉपुलर चर्च प्लस मोनेस्ट्री इक्वल्स टू एबे है एक। ठीक है, तो वेस्ट मिंस्टर एबे है ना, एक जगह का नाम हो गया, एक तरीके से एक जगह हो गई है। अब यहाँ पे इसमें एक ग्रेव यार्ड भी, चर्च के साथ में अक्सर क्या होता है, ग्रेव यार्ड, है ना, यानी कब्रगाह, एक कब्रगाह भी है। तो ये जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं ना, इसमें एक्चुअल में पोएट उस चर्च के कब्रगाह में खड़ा है, और फिर वो कब्रों को देख के क्या बोल रहा है, उस पर है ये पोएम। समझ गए? अब पूरा बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा, पोएट कौन था, ये पोएम का टाइटल क्या है, ये एबे क्या होता है। ठीक है,
तो ये वेस्टमिंस्टर एबे इंग्लैंड का सबसे फेमस चर्च है और एक्चुअल में इसकी कब्रगाह में खड़े होके ये पोएट ने ये कविता लिखी है। मतलब उनको देखते हुए वो बोल रहा है कि उसके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है उन कब्रों को देख के। और सिर्फ इसी पे नहीं, और वेस्टमिंस्टर एबे पे और भी कई सारे हैं एक्चुअली देखा जाए ना तो आपको ऐसेज मिल जाएंगे इसके ऊपर लिखे हुए, इसका मतलब इस जगह के ऊपर लिखे हुए इन कब्रों को देखते हुए। थॉमस एडिसन और स्टील के ऐसे भी मिल जाएंगे और भी कईयों की पोएम्स मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही पॉपुलर जगह रही है और बहुत से राइटर्स इसको देख देख के इंस्पायर होते रहे। ठीक है, चलो अब पोएम पे आते हैं हम लोग। बैकग्राउंड काफी हो गया, सीधे पोएम पे आते हैं। मॉर्टैलिटी, बिहोल्ड एंड फियर। मैं ये ऊपर का मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो मॉर्टैलिटी, मॉर्टैलिटी में क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्टैलिटी? मॉर्टैलिटी का मतलब होता है समथिंग विच कैन डाई, कोई ऐसी चीज जो मर सके। मर कौन सकती है? जो पैदा होती है वो सभी मरती है। तो देखो मॉर्टेलिटी को इसने कैपिटल में लिखा है। ठीक है, पहला वर्ड ये पोएम का और वो भी कैपिटल में लिखा गया है। इसका मतलब है इसने मॉर्टेलिटी को पर्सोनिफाई कर दिया। यहाँ पे एक तो एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है इसको। किसकी तरह? इंसान की तरह। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण। जब आप एक नॉन लिविंग थिंग या फिर एक जानवर में इंसानी गुण डाल दो और ऐसा लगे उसे इंसान की तरह ट्रीट करो, आप इंसान की तरह पुकारो, इंसान की तरह आवाज दो, इंसान की तरह एक्ट करवा रहे हो उससे एक तरीके से, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो गया है। ठीक है, देखो मॉर्टैलिटी, बिहोल्ड एंड फियर। तो राइटर बोल रहा है मॉर्टैलिटी, देखो उसे और डरो उससे। बिहोल्ड का मतलब रुक के देखना, बिहोल्ड। मॉर्टैलिटी, बिहोल्ड एंड फियर, देखो मॉर्टैलिटी से, उसको देखो मॉर्टैलिटी को और डरो उससे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान खड़ा है और उससे डरने के लिए हमें बोला जा रहा है कि देखो उसको, उससे डरो। तो ये पर्सनिफिकेशन हो गया है ना। मॉर्टैलिटी, बिहोल्ड एंड फियर, व्हाट अ चेंज ऑफ फ्लैशेस है। वो मतलब कब्रों को देख के बोल रहा है कि देखो जो मरणशीलता है, जो एक्चुअल में नश्वरता है, ये जो मरने का गुण है, मतलब जो हम इंसान है, पैदा हुए तो मरेंगे मरेंगे हम लोग, तो उसको देख के बोल रहा है कि देखो इन कब्रों को देखो, ये जो मॉर्टेलिटी का रूप है ये सब, इनसे देख के डरो कि व्हाट अ चेंज ऑफ फ्लैशेस हियर, कितना गजब का बदलाव आया है। व्हाट अ चेंज ऑफ फ्लैश, मतलब किस तरह का बदलाव आ गया है इनके शरीर में। फ्लैश मतलब मांस होता है, परंतु यहाँ पर बॉडी के लिए बोला जा रहा है ना। व्हाट चेंज ऑफ फ्लैश इज हियर, कि किस तरीके से मांस में यानी बॉडी में बदलाव आ गया है इन लोगों के। कभी तो ये राजा महाराजा जिंदा लोग थे, घूम रहे थे इधर उधर, सब साम्राज्य थे इनके बड़े बड़े, राज करते थे। आज देखो कैसे मिट्टी में पड़े हुए हैं, मतलब गब गड़ गए हैं, मिट्टी बन गए हैं। तो ये चेंज ऑफ फ्लैश है। ये जो बिहोल्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है एक्चुअल में। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द सोलिटरी रीपर। सोलिटरी रीपर का जो पहला वर्ड है ना, आप कभी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम पढ़ोगे कभी न कभी तो लाइफ में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कभी तो सोलिटरी रीपर में जो पहला वर्ड है ना वो बिहोल्ड है उसका। पोएट बोल रहा है रुको और देखो, तो बिहोल्ड टर्म। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो ये चीजें क्रिटिकल नोट्स में। क्रिटिकल नोट्स में चीज लिख सकते हो आप लोग कि भाई ये जो बिहोल्ड टर्म है ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी यूज करी है अपनी सोलिटरी रीपर पोएम की। पहला वर्ड यूज किया एक्चुअली देखा जाए तो, बिहोल्ड। तो यहाँ पे उसने एक तरह से पहले तो मैं मॉर्टेलिटी का पर्सोनिफिकेशन किया उसने, और फिर हमसे बोल रहा है कि उसको देखो डरो, देखो कितना बड़ा बदलाव ला देती है ये जो नश्वरता है, किस तरीके से इंसान को खत्म कर देती है। और व्हाट अ चेंज ऑफ फ्लैश इज हियर, और कितना बड़ा बॉडी में चेंज आ जाता है मरने के बाद में इंसान के। कहाँ जीता जागता इंसान चलता फिरता घूम रहा था, आज मिट्टी में दफन होकर मिट्टी बन गया है। थिंक हाउ मेनी रॉयल बोन्स स्लीप विद इन द हीप ऑफ स्टोन्स। अब वो बोल रहा है देखो सोचो जरा कि कितनी ज्यादा शाही हड्डियां, रॉयल बोन्स शाही हड्डियां, स्लीप विद इन द हीप ऑफ स्टोन्स, इन पत्थर के ढेरों के नीचे कितनी ज्यादा शाही हड्डियां सो रही होंगी। आप जरा सोचो, कल्पना करो। एक्चुअल में हजारों सालों से गाड़े जा रहे हैं राजा महाराजाओं को और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को, यानी कितने लोग गाड़ दिए इन्होंने यहाँ पे, इतने से इलाके में बहुत से लोग गाड़ दिए। इसलिए वो बोल रहे हैं कल्पना करो कि कितनी शाही हड्डियां इस हीप ऑफ स्टोन्स, इन पत्थर के ढेरों के नीचे सो रही होंगी। तो यहाँ पे गौर करो, बोन्स, बोन्स एक्चुअल में बॉडी का पार्ट होती है, हड्डियां। तो इसने राजा महाराजाओं इंसानों को दर्शाने के लिए बोन्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो बोन्स बन चुके हैं वो। तो बोन्स बॉडी का पार्ट होती है। यहाँ सिनक डकी यूज हो रही है। क्या यूज हो रही है? सिनक डकी, SYNECDOCHE। ठीक है, सिनक डकी का मतलब एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच, ऐसी लिटरेरी डिवाइस जिसमें आपकी बॉडी के किसी एक अंग का इस्तेमाल करके राइटर पूरी की पूरी बॉडी को दर्शाता है। ठीक है, जैसे हाथ काम कर रहे हैं,
हैंड्स आर वर्किंग। इसका मतलब क्या है, आदमी काम कर रहा है, ठीक है, वही चीज। तो बोन्स सो रही हैं, इसका मतलब इंसान सो रहे हैं, वो इंसान मर चुके हैं, वो गड्ढे में। तो ये सेनेक्डकी हो गया। हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों के ढेर के अंदर कितने, कल्पना करो कितनी शाही हड्डियां, कितने शाही लोग सो रहे होंगे। हियर दे लाई, हेड realms एंड लैंड्स, यहाँ पे ये लोग लेटे हुए हैं, had realms and lands। और कभी किसी जमाने में इनके पास में क्या था, realms and lands, साम्राज्य थे। realms मतलब साम्राज्य, empires and lands wealth, जमीन जायदाद, शान और शौकत सारी। ये आज तो ये लोग यहाँ लेटे हुए हैं, दे आर लाइड हियर। एक्चुअली में लेटे क्यों हैं, बिकॉज दे हैव डाइड, वो मर चुके हैं, है ना। आज तो यहाँ लेटे हुए हैं, हियर दे लाई, had realms and lands, परंतु किसी जमाने में इनके पास में साम्राज्य और जमीनें हुआ करती थी। who now want strength to stir their hands, परंतु अब इनके पास में इतनी भी शक्ति नहीं है। अब इनको इतनी थोड़ी सी भी शक्ति की आवश्यकता है, एक्चुअल में देखना चाहिए, ऐसा बोलना चाह रहा है। पहली बात तो ये अर्थ निकल रहा है, who now want strength to stir their hands, आज इनके पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि ये अपने हाथ हिला सके। मतलब कभी सारी दुनिया हिला देते थे, इतने बड़े राजा महाराजा थे, आज इनके पास में हाथ हिलाने, खुद के हाथ को हिलाने की शक्ति भी नहीं है। या फिर ये बोल सकते हो, आज इनको अपने हाथ हिलाने के लिए भी शक्ति की आवश्यकता है। मतलब आज इतना सा काम भी ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मर चुके हैं वो। तो ये चीज है। अब स्ट्रेंथ, स्थिर, दो शब्द हैं, स्ट्रेंथ और स्थिर, ठीक है। स्ट्रेंथ को बोलने में क्या यूज हो रहा है, स्ट्रेंथ को बोलने में क्या यूज हो रहा है बच्चों, स्ट्रेंथ को बोलने में यूज हो रहा है ई। पहला शब्द क्या रहा है, ई, स्ट्रेंथ, ई, और स्थिर, ई। पहली साउंड आप पे फोकस दो बस ओनली। देखने में एस आ रहा है, उससे मत जाओ, बोलने में क्या रहा है, स्ट्रेंथ, स्थिर, ई साउंड है। और ई क्या है, ई साउंड का रिपीटेशन रहा है, ई एक वोवल साउंड है, ठीक है। क्या है, वोवल साउंड है। तो यहाँ वोवल साउंड का रिपीटेशन रहा है वर्ड के स्टार्टिंग में, ये है असोनेंस। क्या है, असोनेंस। जब वोवल साउंड का रिपीटेशन हो, चाहे वर्ड के स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे एंड में हो, तो उसे हम बोलते हैं असोनेंस। तो ये फिगर ऑफ स्पीच याद रखना, ठीक है। तो आज मतलब इन लोगों के पास इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो अपना हाथ हिला सके। वेयर फ्रॉम देयर पल्पिट सील्ड विद डस्ट दे प्रीच इन ग्रेटनेस इज नो ट्रस्ट। आज अपने पल्पिट से, पल्पिट का मतलब है अपने स्टेज से, अपने मंच से। अब पल्पिट इनका क्या है, इनकी कब्रें हैं, इनका पल्पिट। किसी जमाने में तो इनका पल्पिट, इनका मंच क्या हुआ करता था, सिंहासन होता था, वहीं से जवाब, वहीं से सारी बातें बोलते थे लोग, ठीक है। अब वो सिंहासन तो बदल चुका है, अब तो वहां रहे नहीं, अब तो कब्र में पहुंच गए। तो फिलहाल इनका जो मंच है, जो इनका स्टेज है, वो क्या है, ये कब्र है, उसी को पल्पिट बोला जा रहा है। कि वेयर फ्रॉम देयर पल्पिट्स सील्ड विद डस्ट, और आज इनकी जो पल्पिट, उनके मंच है, उनकी जो एक्चुअल में स्टेज है, वो क्या है, सील हो रखा है, बंद है। किससे, मिट्टी से ढका हुआ है। एक्चुअल में ये मिट्टी के कब्रों पर मिट्टी छाई हुई है ना। गार्ड तो रखे ही है, परंतु ऊपर से मिट्टी और छा गई। जो ऊपर जो निशान लगाते हैं ना, मार्क लगाते हैं, वो मार्क सब पे मिट्टी छाई हुई है। तो वेयर फ्रॉम देयर पल्पिट सील विद डस्ट, आज अपने मिट्टी से ढके हुए मंच से, दे प्रीच, ये हमको सिखाते हैं। वो भाषण दे रहे हैं, मतलब सिखा रहे हैं। प्रीच का मतलब बताना, सिखाना। ये अपने पल्पिट से, मिट्टी से ढके हुए अपने मंचों से, यानी अपनी कब्रों से, आज वो हमको सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं, इन ग्रेटनेस इज नो ट्रस्ट, कि महानता पे विश्वास मत करो। अब मैं इस लाइन के बारे में एक चीज आपको बता दूं, कि यहाँ पे जो ग्रेटनेस टर्म यूज किया ना पोइट ने, वो ग्रेटनेस पावर के लिए है। किसके लिए, शक्ति के लिए। शक्ति पे विश्वास मत करो। क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, इसे क्रिटिकल नोट्स में लिखना, कि ग्रेटनेस का मतलब है पावर ही होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसे ग्रेटनेस मानते हो, महानता मानते हो, तो ये गलत है। हम इस लाइन को उस तरीके से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ग्रेटनेस कभी खत्म नहीं होती। देखो जितने पास्ट लोग हैं, उन्होंने ग्रेट काम किए, क्या हम उनको भूल गए? क्या उनकी महानता हमारे लिए खत्म हो गई? नहीं हुई है ना। महात्मा गांधी जो करके गए, उनको आज भी पता है। भगत सिंह जी जो करके गए, मुझे आज भी पता है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, हमारे ग्रेट पर्सनैलिटीज, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी, पास्ट में राजा राम मोहन राय जी, और पास्ट में चले जाओ, फिर जो राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना, अकबर, अशोका, और पास्ट में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, सब एंशिएंट हिस्ट्री पे चले जाओ। क्या ये ग्रेट लोग जितने थे, ये कुछ करके गए? क्या हम वो भूल गए? क्या इनकी महानता खत्म हो गई है, कम हो गई है? नहीं हुई है, बिल्कुल भी महानता कम नहीं हुई है। तो ग्रेटनेस इज नो ट्रस्ट। राइटर ये बोलना चाह रहा है कि ग्रेटनेस पे विश्वास मत करो, ये चली जाती है। ये कभी हम जिंदा थे तो हमारे पास में थी, अभी हमारे पास में नहीं है। तो वो एक्चुअल में ग्रेटनेस किसके लिए, वो पावर के लिए बोल रहा है कि पावर पे भरोसा मत करो। पावर चली जाती है, कभी हमारे पास में थी, आज हमारे पास में कुछ नहीं है। आज हम पावरलेस पड़े हैं, पर उनकी ग्रेटनेस तो अभी भी बची हुई है।
उनकी महानता तो अभी भी है, महानता कहीं नहीं गई, महानता कामों से होती है, काम जो किए थे वो आज भी लोगों को याद है। तो ये जो टर्म है ना, इस पे आप एक्स्ट्रा क्रिटिकल नोट लिखना, इस पे जब इसको एक्सप्लेन करो या फिर इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आया ना, तो उसमें भी क्रिटिकल नोट लिखना कि जो ग्रेटनेस टर्म है इसका अर्थ महानता नहीं हो सकता यहाँ पे, इसका अर्थ पावर होना चाहिए, क्योंकि पावर है वो मरने के बाद चली जाती है, उसका हम भरोसा नहीं कर सकते, शानो शौकत चली जाती है, वैभव चला जाता है, सब चीज चली जाती है, परंतु जो रियल ग्रेटनेस होती है, जो आपके काम निर्धारित करते हैं, वो ग्रेटनेस खत्म नहीं होती, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो टिकी रहेगी। परंतु ये पावर, शान शौकत, वैभव ये सब चला जाएगा, इसका भरोसा हम नहीं कर सकते। तो ये जो राजा महाराजा हैं, ये अपनी कब्रों से यही शिक्षा दे रहे हैं, यही प्रीच, ये चीज सिखा रहे हैं अपने कब्र रूपी मंच, अपने कब्र रूपी स्टेज मंच से वो ये बोल रहे हैं कि महानता जो है ना, यानी कि पावर जो है ना, उस पर विश्वास मत करो, वैभव पे विश्वास मत करो, शान शौकत पे विश्वास मत करो, ये सब चले जाते हैं मरने के बाद में। कभी हमारे पास ये सब कुछ थे, आज हमारे पास नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। Hairs and acres sown indeed with the richest royalest सीड। और देखो ये बोल रहे हैं कि देखो यहाँ इस 1 एकड़ जमीन में, अब क्योंकि उस चर्च के साथ में 1 एकड़ काफी बड़ा एरिया, 1 एकड़ जमीन में वो सब ग्रेवयार्ड यानी कि जो कब्रगाह वगैरह बने हुए हैं ना, तो हेयर एंड एकर्स सोन इंडीड विद द रिचेस्ट रॉयलेस्ट सीड, इस 1 एकड़ जमीन में सबसे अमीर और सबसे शाही बीज बो रखे हैं। इमेज को देखो, क्या इमेज बनाने की कोशिश की राइटर ने, जिस तरह से हम खेत में बीज बोते हैं, अच्छे क्वालिटी के बीज बोते हैं ताकि अच्छी फसल हो गई, ठीक है, उसी तरीके से इमेज कैसे बनाई है कि इस 1 एकड़ इस कब्रगाह की जमीन को एक खेत की तरह मान रहा है, और इसमें सबसे शाही और अमीर बीज बो रखे हैं, मतलब जो कब्रें गाड़ रखी है ना, उनको वो बीज की तरह देख रहा है एक तरीके से। तो ये जो रॉयल सीड है ना, एक्चुअल में ये एक मेटाफर हो गया, और ये मेटाफर किसके लिए, ये मेटाफर इस्तेमाल किया गया है उन ग्रेव्स के लिए या उन लोगों के लिए, उन राजा महाराजाओं के लिए, इट्स ए मेटाफर, ठीक है। तो जिस तरीके से बीज जमीन में बोए जाते हैं, उस तरीके से ग्रेव जमीन में गाड़ी गई है, इसलिए तुलना हो रही है ग्रेव की और सीड की, ये मेटाफर हो गया है, ठीक है। और पर तुलना डायरेक्ट लाइक या एज जैसे शब्दों से शो नहीं हो रही, क्योंकि जो लाइक या एज जैसे शब्दों से तुलना शो करते हैं ना इस्तेमाल करके, लाइक सीड, एज सीड ऐसे लिखा होता, तब तो हम बोलते कि भाई ये सिमिली है, परंतु यहाँ पर ये मेटाफर है, ठीक है। तो ये कितनी बढ़िया इमेज है कि 1 एकड़ जमीन में देखो सबसे अमीर और शाही बीज बो रखे हैं, that the earth did ever suck in since the first man died for sin, और जो कि एक्चुअल, अच्छा एक चीज और आगे बढ़ने से पहले, रिचेस्ट एंड रॉयलेस्ट, ये जो है लिखने में थोड़ी समस्या हो सकती है मुझे, तो आप समझ जाना। रिचेस्ट एंड रॉयलेस्ट, रे और रे, रिचेस्ट में रे आ रहा है पहले शब्द, रॉयलेस्ट में रे आ रहा है पहले शब्द। रे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, जब कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है क्या होता है, यूज एलिट्रेशन, ठीक है। तो रिचेस्ट रॉयलेस्ट, इसमें एलिट्रेशन यूज हुआ है। विद द रिचेस्ट सीड, अब आगे बढ़ते हैं। दैट द अर्थ डिड एवर सक इन सिंस द फर्स्ट मैन डाइड फॉर सिन, और किस जमीन के, मतलब इस पृथ्वी ने, पूरे पृथ्वी पर किसी भी जगह आपको इतना जमीन का टुकड़ा नहीं मिलेगा जहां पे पृथ्वी के अंदर इतने अमीर और इतने शाही बीज एक साथ में गड़े हुए हों, यानी अर्थ ने इतने सारे लोगों को एक साथ समा रखा हो इतनी सी कम जगह में, मतलब इतने अमीर और शाही लोग इतनी सी जगह में एक साथ गड़े हुए हों, ऐसा पूरे अर्थ पे और कोई जगह नहीं है। और ये फैक्ट भी है, क्योंकि एक्चुअल में इतनी बड़ी कब्रगाह जहां पर मतलब सिर्फ राजा महाराजा ही गाड़ रखे हैं, ऐसी और कोई जगह भी नहीं है जहां पर इतने सारे लोग हजारों साल से राजा महाराजाओं को गाड़े जा रहे हैं लोग। तो ये इसलिए बोल सकते हैं कि दैट द अर्थ डिड एवर सक इन। सक का मतलब होता है किसी चीज को चूस लेना, निगल लेना अपने अंदर, है ना, तो समा लेना। तो अर्थ को एक्चुअल में अर्थ का पर्सोनिफिकेशन कर दिया, मानवीकरण। अगेन जैसे शुरू में मॉर्टेलिटी का कहते हैं ना, वैसे अर्थ को इंसान का ट्रीट कर रहे हैं, जैसे कोई इंसान है वो निगल गया है अंदर, वैसे कि अर्थ डिड एवर सक इन, कि अर्थ ने इतने सारे रॉयल और रिच लोगों को अपने अंदर निगल लिया है, ऐसा कहीं और देखने को मिलेगा नहीं। कब से, सिंस द फर्स्ट मैन डाइड फॉर सिन, जब से वो पहला व्यक्ति पाप करने की वजह से मरा था, उसके बाद से आज तक अर्थ पे ऐसी कोई जमीन नहीं है जहां पे, दूसरी कोई ऐसी जमीन नहीं है, कोई ऐसी जमीन का टुकड़ा नहीं है जहां पे इतने अमीर और रॉयल लोग एक जगह गाड़ दिए गए हों। ये बात तो समझ में आ गई। अब इस लाइन पाते हैं, द फर्स्ट मैन डाइड फॉर सिन, ये पहला व्यक्ति इसने पाप किया था और मर गया था। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोल रहा है, एक्चुअल में ये कहानी सुना रहा है एडम और ईव की। मैं ये ऊपर की मिटा देता हूँ, काफी खिचड़ी पक गई है, ठीक, आप लोगों को वैसे समझ में आ जाएगा क्लियरली, ठीक है।
फर्स्ट मैन डाइड फॉर सिन। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है एडम और ईव की कहानी, क्योंकि क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से जो पहला व्यक्ति था ना वो एडम था जो धरती पर आया था। ठीक है, हिंदू माइथोलॉजी में हम मान सकते हैं पहला व्यक्ति कौन है, मनु को मान लो, एंड इस्लाम में आप आदम मान लो। अब जो आदम है ना वो एक्चुअली एडम का ही एक तरह से एक वर्जन हो गया देखा जाए तो। सिंस द फर्स्ट मैन डाइड फॉर सिन, तो कहानी क्या है, ये क्या बोल रहा है कि जो पहला व्यक्ति जिसने पाप किया था वो मरा था, उसके बाद में आज तक मतलब कोई दूसरा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। तो एक्चुअल में ये कहानी सुना रहा है हमको एडम और ईव की, कि जो एडम था ना उसको गॉड ने एक तरह से गॉड की तरह, गॉड की परछाई बना के पृथ्वी पे भेजा। उस वक्त पृथ्वी स्वर्ग का हिस्सा थी, एक तरह से सेपरेट थी, परंतु स्वर्ग से बंधी हुई थी, ये मान लो, ये कहानी है एक तरीके से ना। तो एडम को पृथ्वी पर रहने के लिए भेज दिया उन्होंने गॉड का एक परछाई बना के। फिर बाद में गॉड को महसूस हुआ कि इसको एक कंपेनियन साथी की जरूरत है, तो उसने ईव नाम की पहली महिला भी उसको साथ में रहने के लिए भेज दी। तब एडम और ईव अर्थ पर रहने लगे। गॉड ने बोला कि यू कैन डू एवरीथिंग हियर, तुम सब कुछ कर सकते हो यहाँ पे, परंतु एक चीज तुम्हें नहीं करनी, यू कैन नॉट ईट द फ्रूट ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज। तुम ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट नहीं खा सकते। जो ट्री ऑफ नॉलेज का जो पेड़ है इस अर्थ पे, उसका तुम्हें फल खाने की अनुमति नहीं है, बाकी तुम इस अर्थ पे कुछ भी कर सकते हो, तुम इसके पूरे मालिक हो एक तरीके से। तो फिर क्या हुआ, एक सांप आया, सांप ने ईव को बहकाया, ईव ने फिर एडम को बहकाया, दोनों का दिमाग खराब हो गया और ट्री ऑफ नॉलेज का फ्रूट खा लिया। तो फिर भाई गॉड नाराज हो गया और इनका जो एक तरह से इनको शुरू में अमृतत्व का वरदान प्राप्त था, इमॉर्टल थे एक तरीके से, गॉड की परछाई थे, वो अमृतत्व खत्म हो गया, इमॉर्टेलिटी खत्म हो गई और अर्थ को हेवन से सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। तब से ये बोल सकते हो कि ये पैदा तो इंसान के रूप में हुए थे एडम और, मतलब सॉरी, गॉड के रूप में हुए थे पैदा, तो एडम और ईव गॉड की परछाई थे, परंतु मरे इंसान के रूप में ये, क्योंकि इनके ऊपर से वो आशीर्वाद हट गया। ठीक है, साथ में ये भी था कि ये मानते हैं कि उसके बाद में जितने भी लोग पैदा हुए दुनिया में सब वो एडम और ईव की बच्चे हैं। ये कहानी है क्रिश्चियन माइथोलॉजी के हिसाब से, ये अर्थ पे जितने भी लोग रहते हैं ना सब एडम और ईव के बच्चे हैं। चलो ये तो ठीक है आता है, पर श्राप के तौर पे कई चीज हुई कि अब वो इंसान बन गए तो इंसानी दुख दर्द भी महसूस करना पड़ेगा उनको, सब कुछ वो चीज झेलनी पड़ेगी। वो अभी आगे लाइन में आएगा, पोएट्री में आएगा, एक लाइन में मैं बताऊंगा कैसे। तो फर्स्ट मैन डाइड फॉर सिन, पहला व्यक्ति जिसने पाप किया और पाप की वजह से मर गया वो एडम था। तो एडम क्यों मर गया, मतलब ये कितनी पुरानी बात बता रहा है, ये सीधा किस कंपैरिजन कर रहा है कि अब एडम जाने कब मरा था, राम जाने कितने हजार साल पहले की बात है, ये चर्च तो 1000 साल पुराना ही है। तो यहाँ पर हाइपरबली हो गई, क्या यूज हुआ है, हाइपरबली, यानी अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के, कि जब से वो पहला इंसान जिसने पाप किया था वो इस पृथ्वी पे मरा था, तब से लेके अब तक इस अर्थ पे कोई और ऐसी दूसरी जमीन नहीं है जहां पे इतने अमीर और रॉयल सीड एक जगह बो रखे हो, मतलब इतने अमीर और रॉयल लोग एक जगह गाड़ रखे हों। तो मतलब ये थोड़ी अति बड़ा चढ़ा के बोलने वाली बात हो गई, अतिशयोक्ति हो गई, हाइपरबली। ठीक है, हियर द बोन्स ऑफ द बर्थ हैव क्राइड दो गॉड्स दे वर एज मेन दे डाइड। अब देखो ये इन जनरल जमीन अर्थ की बोल रहा है, इन जनरल अर्थ की, कि ये वो जमीन ही है, ये अर्थ है, यहाँ पे बोन्स ऑफ बर्थ हैव क्राइड, जन्म की हड्डियां रोई थी। अभी बोन्स ऑफ बर्थ एक मेटाफर हो गया, ये मेटाफर हो गया जन्म लेने के लिए, जन्म लेते वक्त महिला को जो दर्द होता है ना उसके लिए एक मेटाफर है। अब हुआ क्या, क्योंकि एडम और ईव को श्राप मिल गया एक तरीके से, तो श्राप ये मिला कि अब ईव के जो बच्चे होंगे, तो बच्चे जब पैदा होंगे तो उसको पेन भी होगा, जैसे कि एक महिला को पेन होना चाहिए नॉर्मली, जो अगर कोई साधारण महिला है उसको पेन होगा, उसी तरीके से उसको भी पेन होगा। तो ये जो बोन ऑफ बर्थ हैव क्राइड, ये वही जमीन है जहां पे जब बच्चे पैदा हुए, लोग पैदा हुए, तो एक्चुअल में वो रोए बच्चे, एक तो बच्चे पैदा होते हैं तो रोते ही हैं, साथ में उस महिला को भी बहुत ज्यादा पेन हुआ, वो बहुत दर्द में चिल्लाई वो भी। तो यहाँ पे सिन का मतलब सॉरी वो जो पाप है, सिन का जो सिन किया उन्होंने, पाप किया, उसके साथ में जो ईव का जो एग्जाम्पल है वो रखा गया है, कि ईव को जो श्राप मिल गया एक तरीके से, कि भाई अब आगे जब भी तुम बच्चे पैदा होंगे तुम रोगे, और उसके साथ में सारी महिलाओं को भी श्राप मिल गया कि आगे आने वाली जितनी महिलाएं हैं उन सबके जो बच्चे होंगे उनको दर्द होगा, उनको पेन होगा। तो ये लाइन उसी को रेफरेंस, उसी की तरफ मतलब इशारा कर रही है, एक्चुअल में बाइबल की जो स्टोरी है उसकी तरफ इशारा कर रही है कि हियर द बोन्स ऑफ बर्थ हैव क्राइड, कि यहाँ पे बोन्स ऑफ बर्थ यानी कि वो हड्डियां जन्म लेते वक्त, यानी कि जिस तरीके से बच्चे का जन्म होता है, तो जब महिला को उतना पेन होता है तो उसी के लिए बोल रहा है कि भाई जन्म लेते वक्त जो पेन सहन करना पड़ता है ना, और फिर उसके बाद में उस पेन में जो रोना चिल्लाना वो सब चीजें होती हैं, वो सब यहाँ पर हुआ। दो गॉड्स दे वर, यद्यपि फिर भी हुआ, क्यों, मतलब ये हुआ इसके बावजूद, किसके बावजूद, कि वो गॉड्स थे। कौन गॉड्स थे, एडम और ईव, वो गॉड के रूप में पैदा हुए थे, एज मैन दे डाइड, परंतु वो इंसान के रूप में मरे।
मतलब जैसे कि मैंने बताया ना स्टोरी कि गॉड ने उनको अपनी खुद की परछाई बना के भेजा था, गॉड ही थे वो एक तरीके से, परंतु अमर थे वो, परंतु पाप कर दिया, गॉड ने अमृतत्व खत्म कर दिया, मतलब उनका जो गॉड का स्टेटस था वो खत्म हो गया, और वो मरे कैसे, एक साधारण इंसान के रूप में। समझे? अब देखो एक्चुअल में इन लाइन का अर्थ कुछ भी हो सकता है, परंतु अगर आप देखो पोइट्री का कोई एक फिक्स मीनिंग नहीं होता पहली बात तो। अगर आप किसी पोइट मतलब पोएम की कोई लाइन का अर्थ निकालते हो, ठीक है, और आप उसको सही तरह जस्टिफाई कर पाते हो, उसे लॉजिक के हिसाब से सही बता पाते हो कि हाँ इसका अर्थ ये है, तो आपकी हर अर्थ आपका सही माना जाएगा, बस लॉजिक सही होना चाहिए आपका। ऐसा अगर कोई बोले आपसे कि भाई इस लाइन का तो यही अर्थ है, इसके अलावा उसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो वो गलत बात है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, पोइट्री में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे इस लाइन का एक और अर्थ निकल सकता है कि ये जो राजा महाराजा जो यहाँ गड़े हुए हैं ना, ये भी इस अर्थ पे गॉड के समान ही थे, क्योंकि देखो अर्थ पे तो कोई गॉड और है नहीं, जो सबसे पावरफुल है वही गॉड के समान माना जाता है। तो ये राजा महाराजा यहाँ पे गॉड की तरह ही थे, ये भी गॉड की तरह ही थे, परंतु मरे कैसे, इंसान की तरह। कहने का मतलब है क्योंकि पैदा तो गॉड की तरह ही हुए थे, बहुत से लोग तो शाही खानदान पैदा हुए थे, बचपन से राजा थे वो तो ये थे तो गॉड, परंतु मरे तो उसके बाद में इनके पास में ना कोई पावर रह गई, ना कोई शान शौकत रह गई, कुछ नहीं रह गई, इंसान की तरह मरे, और इंसान की तरह ही आज मिट्टी बने हुए हैं, नॉर्मल इंसान की तरह, है ना। तो वो ये दोनों अर्थ निकलते हैं इसके, एडम और ईव की तरफ भी बोल रहा है और इन राजा महाराजाओं की तरफ भी बोल रहा है। हियर द सैंड्स इग्नोब, अच्छा बोन्स ऑफ बर्थ, बोन्स ऑफ बर्थ में बोन्स ऑफ बर्थ, बा क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी क्या यूज हो रहा है, एलिट्रेशन यूज हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Here the sands ignoble things drop from the room sides of kings। अब वो बोल रहा है उन कब्रों को देख के बोल रहा है कि देखो इस मिट्टी को देखो, here the मिट्टी, here the sands ignoble things, और व्यर्थ की बेकार की चीजें टूट टूट के drop from the room sides of the kings, इन राजाओं की कब्रों के ऊपर से टूट टूट के बिखर बिखर के चीजें नीचे गिर रही हैं। मतलब इन कब्रों की इतनी बुरी कंडीशन है कि अब इनकी कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है, कि या तो किस जमाने में राजा महाराजा शाही महलों में रहते थे, आज इनकी कब्र की भी देख रेख नहीं हो पा रही है किसी से, वो भी टूट टूट के बिखर बिखर के इनमें चीजें गिर रही हैं, इधर उधर गिर रही हैं, मतलब ये जर्जर हालत में पड़ी हुई कब्रें भी। हियर here's a world of pomp and state buried in dust once dead by fate। तो फिर राइटर बोल रहा है एंड करते हुए इस पोएम को, देखो here's a world of pomp and state, यहाँ पूरा का पूरा संसार पड़ा हुआ है, इस कब्रगाह में पूरा का पूरा संसार पड़ा हुआ है। किसका संसार, pomp and state, वैभवता का, है ना, आलीशानता का, मतलब आलीशान वैभव शानो शौकत, उन सबका पूरा संसार क्या हो रखा है, यहाँ पड़ा हुआ है। किसमें पड़ा हुआ है, बरीड इन डस्ट, मिट्टी के अंदर गड़ा पड़ा हुआ है। यानी कि देखो इन कब्रगाह को देख के आप समझोगे कि दुनिया में कितनी शानी शौकत वाले लोग थे, ये पूरी शानो शौकत और जो वैभवता थी वो पूरी पूरी आज मिट्टी में गड़ी पड़ी है, वंस डेड बाय फेट। इस लाइन के भी कई अर्थ हो सकते हैं, परंतु ये लोग तो ऑलरेडी पहले ही मरना इनका निश्चित था, क्यों, किस्मत ने ये तय कर दिया था। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, पैदा होते ही उसकी किस्मत फिक्स हो जाती है कि मरना तो तय है। यानी कि ठीक है, जब ये जिंदा थे तो इनके पास बहुत शान शौकत वैभव था, इनके पास में देवर किंग्स, वो राजा महाराजा थे, परंतु आज इनकी पूरी शान शौकत और वैभव मिट्टी में गड़ा पड़ा है। और ये चीज तो इनकी पहले ही फिक्स कर दी गई थी, किस्मत ने पहले ही लिख दिया था कि वंस डेड बाय फेट, किस्मत ने पहले इनको मरा घोषित कर दिया था कि कभी न कभी तो मरेंगे और एट द एंड वहीं पहुंचेंगे जहां सबको पहुंचना है, यानी कि मिट्टी में मिल जाएंगे। तो यहाँ टाइम ने, एक वक्त के राजा महाराज थे, वहां टाइम उनके साथ था, टाइम इनके हाथ से निकल गया और टाइम ने इनको क्या बना दिया, इनको मिट्टी बना दिया। टाइम इज द ग्रेटेस्ट लेवलर, टाइम सबसे बड़ा लेवलर है, वो सबको बराबर पे लाके खड़ा करता है। आप हो सकता है कि जन्म के टाइम पे बहुत गरीब हो, उसके बाद में आप बहुत बड़े व्यक्ति बन जाए और एट द एंड आप वापस से मिट्टी में मिलोगे, यानी मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में खत्म हो गए। तो ये चीज है, तो टाइम इज द ग्रेटेस्ट लेवलर, ये सब मान सकते हो, वो सबको बराबर पे लाके खड़ा कर देता है। तो ये अपनी पोएम हो गई है। अच्छा आखिरी लाइन में देखो, डस्ट डेड, ड ये भी एलिट्रेशन है, ड भी एक कॉन्सोनेंट साउंड होती है। ऐसे हैं और भी कई निकल सकते हैं। मैं जो इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन की वीडियो बनाऊंगा ना बच्चों, उसमें आपको सब चीजें, ये फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी यूज हुई है वो सब बताऊंगा और डिटेल में। बाकी यहाँ पे अगर कोई समस्या समझने में कोई समस्या हुई है आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये चीज समझ नहीं आ रही, ये बता दो, इस लाइन का बता दो, वो बता दो, मैं बता दूंगा, कोई समस्या नहीं होता। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, कभी हिचको मत, कमेंट करके बता दिया करो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये वापस बता दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी पोएम थी अपनी। कौन सी पोएम, ऑन द टूम्स इन वेस्टमिंस्टर एबे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।